आज 12वीं फिजिक्स प्रत्यावर्ती धारा का अंतिम टॉपिक देखेंगे हम। कल के बारे में मैं बता दूं, ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे तो आप लोग ट्रांसफार्मर का एक और क्वेश्चन करेंगे। ट्रांसफार्मर के उपयोग लिखिए। तो ट्रांसफार्मर का एक महत्वपूर्ण उपयोग है, प्रत्यावर्ती धारा को हम विद्युत शक्ति को प्रत्यावर्ती धारा विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ट्रांसफार्मर का क्यों उपयोग होता है? आप जानते हैं कि खंभे हैं, हाई टेंशन टावर भी हैं, उसमें तार है, तार के द्वारा पावर स्टेशन जहाँ से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको दूरस्थ स्थानों पे ले जाया जाता है किसी शहर के पास और वहाँ पे वितरण किया जाता है। जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है पावर स्टेशन में वो बहुत ज़्यादा होती है, मेगावाट। मेगा मतलब 10 की घात 6, कई मेगावाट की होती है। उसको यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो बेटा सूत्र होता है H = I² RT। तो यदि धारा का मान अधिक रहा तो विद्युत ऊर्जा है उष्मा के रूप में नष्ट होंगी। दूसरी बात, यदि हम पतले तार से विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है और अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। लेकिन यदि हम मोटे तार का उपयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विद्युत ऊर्जा का, ठीक है मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है लेकिन मोटा तार महंगा भी होगा, भारी होने के कारण खंभों की संख्या भी बढ़ जाएगी, कुल मिला के विद्युत ऊर्जा की लागत बढ़ जाएगी। तो संभव नहीं है कि धारा का मान अधिक हो तो विद्युत ऊर्जा को एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो इसके लिए करते क्या हैं, जो विद्युत उत्पादन वाला स्टेशन है, प्लांट है, वहां पे हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो बेटा P = VI होता है, वोल्टेज को बढ़ाता है तो धारा के मान को कम कर देता है। तो धारा का मान कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप लोग मोटे तार का प्रयोग करने से बच जाओगे, पतले तार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए हम सब पावर स्टेशन पे जहां विद्युत का उत्पादन होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। इससे जो विद्युत ऊर्जा है उसका वोल्टेज बढ़ जाता है, धारा का मान कम हो जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा को एक स्थान तक दूसरे स्थान से तक ले जाने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में लागत कम हो जाती है। और जहाँ पे विद्युत ऊर्जा का उपयोग करना है, हाई वोल्टेज का उपयोग नहीं करते हैं। आप घरों में तो 130 वोल्ट का उपयोग करते हैं और वो कई हजार किलो 400 किलोवाट ऐसे टाइप का आप लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उसको चेंज कर देते हैं। तो जहाँ आपको यूज करना है वहाँ आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग कर देते हैं। तो हाई वोल्टेज को वो लो वोल्टेज में बदलता है और धारा के मान को बढ़ा देता है वांछित अनुसार। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। ये अलग क्वेश्चन बना लोगे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बाकी उपयोग आपको पता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं टेलीविज़न, रेडियो और आपका पावर सप्लाई वगैरह में, फ्रिज में, वेल्डिंग मशीन में, ये आप लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग होते हैं। छोटे छोटे आप लोग जानते हैं। ठीक है, और चार्जर में भी आप लोगों का ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, जो आप घर में मोबाइल चार्जर में उपयोग करते हो। तो बाकी छोटे उपयोग हैं, एक बड़ा उपयोग वही है जिसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत ऊर्जा को दूरस्थ स्थानों तक ले जाने में ट्रांसफार्मर का उपयोग
इस प्रकार होता है जो मैंने समझा दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें लास्ट टॉपिक विद्युत शक्ति के बारे में, खास तौर पे तात्क्षणिक शक्ति। तो विद्युत शक्ति की डिफिनेशन और भी विद्युत धारा हम आप लोग कर चुके हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा क्षय की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर आया था आप लोगों का कार्य बटा समय, और मैं प्रूव किया था P = V × I। यह डीसी के लिए था, डिश धारा के लिए था। अब यहाँ आप लोगों का आएगा तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति क्या है? डीसी के लिए शक्ति बस बोले थे, यहाँ तात्क्षणिक शक्ति बोलेंगे बेटा V × I। V का मान होगा V0 क्या sin ω t, और I का मान होगा I0 sin ω t या sin ω t - फाई का अंतर ले लेंगे हम यहाँ RLC परिपथ के लिए यूज करेंगे, क्योंकि घरों के परिपथ या कहीं भी हो जनरली तीनों चीज़ें आ जाती हैं। प्रतिरोध भी होता है, कहीं कहीं कुंडली भी होती है, पंखा में कुंडली है आपकी, और कहीं कहीं संधारित्र भी आ जाता है, पंखे में ही कैपेसिटर लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट है तो उसमें भी लगे रहते हैं। तो जो घरेलू परिपथ को जनरली तीनों का कॉम्बिनेशन माना जाता है, किसका, RLC का। तो यहाँ तात्क्षणिक शक्ति उसी परिपथ से संबंधित होगा, आपका घरेलू प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित है। तो तात्क्षणिक शक्ति बेटा तात्क्षणिक वोल्टेज जो V = V0 sin ω t वाला V, और तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को अपन क्या कहेंगे, तात्क्षणिक शक्ति कहेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन कहेंगे तात्क्षणिक शक्ति क्या है, सिद्ध करो कि औसत शक्ति P average = V RMS × I RMS × cos phi, या P average = ½ V0 I0 cos phi, या P average = ½ या V RMS I RMS × R/Z। cos phi का मान R/Z होता है। ये तीनों में से कोई व्यंजक आ सकता है, पर एक में ही यही करेंगे, ठीक है ना। तो तात्क्षणिक शक्ति की डिफिनेशन आप लोग बुक से लिख लेंगे। तात्क्षणिक वोल्टेज और तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं किसी एसी परिपथ में। तो ये आप लोगों को प्रूव करना है, V RMS I RMS cos phi ½ V0 I0 cos phi, ये आप लोगों को औसत शक्ति के लिए प्रूव करना है, ठीक है। तो परिभाषा आप लोग नोट कर लेंगे, मैं बोला हूँ। अब हम इसको प्रूफ करते जा रहे हैं, ठीक है। तो माना किसी क्षण t पर तात्क्षणिक वोल्टेज और धारा का समीकरण निम्नानुसार है। तो V = कर देता हूँ V0 sin ω t जो जानते हैं, और I = कर देता हूँ I0 sin ω t - phi, जहाँ ओमेगा क्या है आप जानते हैं बेटा, किसी क्षण पर कोणीय वेग आपका, ठीक है। T तो हो गया, फाई आपका कलांतर होगा, फाई धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर। अब आप बोलोगे सर आपने -5 क्यों लिए हैं, तो मैं तीनों को मान के चल रहा हूँ। तो आप RLC पर पढ़े हैं तो आप देखें बेटा कि धारा है वोल्टेज V से फाई कोण पीछे है, इसलिए मैंने फाई माइनस में लिया है। वोल्टेज आगे रहता है, आप ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। हो गया आप लोगों का। तो इसलिए तात्क्षणिक शक्ति आ जाते हैं बेटा दोनों को गुणा करके। V0 I0 धारा का आयाम है, वोल्टेज का आयाम है, जानते हैं, लिख सकते हैं। P = होगा बेटा V × I, देन P = होगा आप लोगों का V का मान V0 sin ω t × I का मान I0 sin ω t - phi। ये आप लोगों के आसानी से
चालू कर दिए तात्क्षणिक शक्ति के लिए। ठीक है, तो T इज इक्वल टू हुआ V0 I0 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। देन P इज इक्वल टू हाफ का गुना कर रहा हूँ बेटा और यहाँ 2 का गुना कर देता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस 5। 11वीं में हल्का सा सूत्र पढ़े होंगे, मैथ्स वाले को पढ़ते ही हैं, मेरे ख्याल से बेसिक मैथ्स आप सबने फिजिक्स में पढ़े होंगे 11वीं में। वहाँ 2 साइन ए साइन बी का सूत्र था, कॉस आप लोगों का a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। नहीं तो यहाँ याद कर लेना आप लोग, हाफ V0 I0, यहाँ सूत्र लगा रहा हूँ मैं कॉस a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी, अरे यार बराबर क्या, कॉस a माइनस बी, a यानी कि ओमेगा टी माइनस बी यानी कि ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, हो गया, माइनस कॉस a प्लस बी ओमेगा टी, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5। इस प्रकार से आप लोग चाहो तो सूत्र लिख सकते हो, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी बराबर होता है 2 साइन a साइन b। ये फार्मूला मैंने यूज किया है, a की जगह ओमेगा टी, b की जगह ओमेगा टी माइनस 5। तो ये फार्मूला आप लोग लगाए हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं याद है तो यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं क्या बनता है हमारा। तो P इज इक्वल टू कैपिटल P रहेगा, हाँ, हाफ V0 I0 क्या बनेगा देखिए आप लोगों का, ओमेगा टी कट जाएगा, कॉस फाई आएगा। ठीक है, माइनस 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 प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, अब औसत शक्ति निकालेंगे। तो औसत शक्ति एक पूर्ण चक्र में निकाला जाता है। तो एक पूर्ण चक्र के लिए बेटा कॉस इसका मान ओमेगा है, तो एक पूर्ण चक्र के लिए cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का मान 0 होगा ही, क्योंकि cos का मान 0 में 1 होता है, 90 डिग्री में 0 होता है, फिर 180 360 होते तक जितना मान प्लस का उतना मान माइनस का। ठीक है, और ये कालांतर है, पूरा चक्र नहीं जाएगा बेटा, कितना पीछे है वो आएगा। ठीक है, चूंकि पूरा चक्र ये आएगा तो एक 2 ओमेगा टी है, तो पूर्ण चक्र के लिए cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का मान 0 होगा। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का मान 0 होगा। अतः एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति P की जगह लिख दो P एवरेज, ये हो गया हाफ V0 I0, ये हो गया cos 5 माइनस 0। तो P एवरेज इज इक्वल टू हुआ आप लोगों का हाफ V0 I0 cos 5। ये रहा औसत शक्ति के लिए व्यंजक, समीकरण नंबर 1। ये आया तो यही सिद्ध करना था, कर देंगे, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा एक पूर्ण चक्र के लिए cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 को 0 रखें, वहां पे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो हो गया। अब इसको आरएमएस में यूज करेंगे। तो आप सभी जानते हो बेटा क्या होता है, हम जानते हैं कि VRMS इज इक्वल टू होता है V0 अपॉन √2, वर्ग माध्य मूल मान प्रूव किया हूं, और IRMS बराबर होता है I0 अपॉन √2। V0 क्या है, I0 क्या है, RMS क्या है, सब जानते हो। समीकरण 1 से
क्या हो जाएगा समीकरण 1 से पी एवरेज इज इक्वल टू, इसको बदल देता हूँ बेटा, V0 अपान रूट 2 इंटू I0 अपान रूट 2 इंटू कॉस फाइव, रूट टू मिलके 2 हो जाएगा, सेम है आपका। ठीक है, अब देख लीजिए V0 अपान रूट 2 मतलब VRMS, पी एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव, यही सिद्ध करना था। यदि ये रहा, अब R बटा जेड करते हैं, तो R बटा जेड करने के लिए बेटा मुझे RLC परिपथ का कला आरेख बनाना पड़ेगा, तब उसमें आप लोग समझ में आ जाएगा कि कॉस फाइव बराबर R बटा जेड होगा। ठीक है, तो मैं LCR परिपथ का कला आरेख बनाता हूं। हम जानते हैं कि LCR परिपथ का कला आरेख निम्नानुसार होता है, निम्नानुसार होता है। क्या होगा देख लेते हैं, एक बार रिपीट बन जाएगा कला आरेख क्या होगा। ठीक है, जहां तक मेरे समझ में आ रहा है, इधर VR होता है और इधर I होता है। इस तरफ बेटा आप लोगों का VL हुआ 90 डिग्री आगे, और इस तरफ हुआ आप लोगों का VC। यहाँ पे आता है आप लोगों का VL माइनस VC, मैं समझाया था, और ये R के साथ लेके आप लोगों का ये आता है आप लोगों का फाइनल V, और ये आता है कलांतर फाइव। तो बेटा मैं कला आरेख से कॉस फाइव निकालूंगा, तो कॉस फाइव बराबर होगा आधार बटा कर्ण। ठीक है ना, कला आरेख से कॉस फाइव बराबर होगा आधार यानी कि VR भी, ठीक है, और कर्ण यानी कि VR बटा V। तो कॉस फाइव बराबर होगा बेटा VR यानी कि I इंटू R, और V चूंकि पूरे परिपथ का है तो I इंटू जेड होगा बेटा, प्रतिरोध की जगह प्रतिबाधा आ जाएगा, जहां Z बराबर होगा आप लोगों का अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का वर्ग, ये L है बेटा, बराबर प्रतिबाधा परिपथ की सभी जानते हो गया। I कट गया, तो cos फाइव बराबर होता है आप लोगों का R बटा जेड। ये एक्स्ट्रा तभी होगा बेटा जब cos फाइव की जगह R बटा जेड दिखेगा, तभी आप ग्राफ करते हुए क्लियर करेंगे, हाँ, नहीं तो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो I कट जाएगा, तो इसलिए cos फाइव बराबर हुआ क्या, R बटा जेड। अतः समीकरण 2 से क्या आ जाएगा आप लोगों का, P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू RRMS इंटू R बटा जेड, यही सिद्ध करना है। तो मैं सारी चीजों को आप लोगों को क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये आभासी वोल्टेज, आभासी धारा भी कहलाता है, RMS है ना, और दोनों का गुणनफल आभासी शक्ति कहलाएगा। अब मैं बात करूंगा शक्ति गुणांक की, पावर फैक्टर की। cos फाइव को पावर फैक्टर बोलते हैं। तो ये मिटा दिया जाए आप लोगों का। अब अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे कि पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक क्या है। तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा शक्ति गुणांक क्या है। शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर क्या है, हो गया। तो इसका जवाब होगा बेटा, हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में
पी एवरेज बराबर होता है क्या, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू क्या, कॉस फाई। ये हो गया औसत शक्ति बराबर इनका गुणा आभासी शक्ति, और इसको बोलते हैं कॉस फाई को शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वह राशि जिसको आभासी शक्ति के साथ गुणा करने पर एक पूर्ण चक्र में व्यय औसत शक्ति ज्ञात हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, उस राशि को शक्ति गुणांक कहते हैं। मैं लिख रहा हूं बेटा उत्तर। अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वह राशि जिसका आभासी शक्ति के साथ गुणा करने पर एक पूर्ण चक्र में व्यय औसत शक्ति ज्ञात हो जाती है, शक्ति गुणांक कहलाती है। शक्ति गुणांक कोष्टक में लिख लो कॉस फाई कहलाती है। तो ये हो गया आप लोगों की शक्ति गुणांक की परिभाषा। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन करना है कि शुद्ध प्रतिरोध शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध संधारित्र वाली एसी परिपथ के लिए औसत शक्ति की गणना करना है। शुद्ध प्रतिरोध कॉमा शुद्ध प्रेरकत्व जिसको कुंडली भी बोलते हो, और शुद्ध संधारित्र वाले एसी परिपथ के लिए औसत शक्ति की गणना करना है। तो ये बहुत आसान है बेटा। पहला मैं कर रहा हूं शुद्ध प्रतिरोध। ठीक है, तो आप जानते हो बेटा शुद्ध प्रतिरोध वाले एसी परिपथ में धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं। मैं बता चुका हूं इसको, अर्थात कलांतर फाई बराबर आएगा 0, इसलिए आप औसत शक्ति निकाल लो बेटा। पी एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। फाई का मान 0 लिख लो, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस 0। आप सभी जानते हैं कि कॉस 0 का मान 1 होता है, गुणा 1, तो ये आ जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। चाहो तो V0 और I0 के बाद के रूप में भी लिख सकते हो। उसमें आ जाएगा शायद नीचे लाइन आप लोगों को दिख नहीं रहा है बेटा, 1 को हटाया हूं मैं, तो ये हो जाएगा आप लोगों का वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। और वी आर एम एस का मान होता है V0/2, I0/2, तो हाफ V0 I0 भी लिख सकते हो, अपना अपना तरीका है। ठीक है, अब आप लोगों को आगे दूसरा तीसरा को खुद बनाना है। दूसरा करना शुद्ध प्रेरकत्व। तो शुद्ध प्रेरकत्व वाले एसी परिपथ में धारा कॉमा कर देना वोल्टेज से
या वोल्टेज है धारा से, वोल्टेज धारा से π/2 रेडियन आगे होता है, आगे होता है। मैं पढ़ा चुका हूं बेटा, ग्राफ भी बना है, कल आ रहे, तो ये आ जाएगा π/2 आएगा बेटा, π/2 रेडियन आगे होता है, तो ये π/2 होगा। और आप सभी जानते हैं कि π/2 का मान 0 होता है, तो औसत शक्ति 0 आएगा। किसमें? शुद्ध प्रेरकत्व वाले में। और शुद्ध संधारित्र में क्या होगा? यहां संधारित्र शब्द करेंगे, एसी परिपथ में वोल्टेज धारा से π/2 रेडियन पीछे होता है, मैं पढ़ा चुका हूं, तो -π/2, यहां -π/2 रखोगे, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है बेटा, इसका भी मान 0 आ जाएगा। यानी कि शुद्ध प्रतिरोध वाले में औसत शक्ति अधिकतम होता है और शुद्ध संधारित्र और प्रेरकत्व वाले परिपथ में औसत शक्ति वह 0 होता है। ठीक है, और आरएलसी वाले में कितना होता है वो निकाल डाले हो आप, P एवरेज इज इक्वल टू V RMS इंटू I RMS इंटू R/Z। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे चोक कुंडली की। तो आपका प्रश्न होगा चोक कुंडली क्या है, इसके कार्यकारी सिद्धांत को समझाइए, इसका सिद्धांत लिखिए। चोक कुंडली क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। ये वही चोक कुंडली है बेटा जिसको आप लोग ट्यूबलाइट में यूज करते थे, आजकल तो ट्यूबलाइट का प्रचलन खत्म हो गया, चोक चोक बोलते थे। ठीक है, तो चोक कुंडली के बारे में बात करना है। तो चोक कुंडली एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्यावर्ती धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यदि तांबे की तार की एक मोटी कुंडली जिसका प्रेरकत्व अधिकतम हो और प्रतिरोध नगण्य हो, इसका उपयोग यदि प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाए तो इसे चोक कुंडली कहते हैं। बुक से देख लेना, मैं रिपीट बोल रहा हूं। तांबे के एक मोटे तार की कुंडली जिसका प्रेरकत्व क्या है, अधिकतम हो और प्रतिरोध का मान क्या हो, नगण्य हो, इसका उपयोग यदि प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाए तो इसे क्या कहते हैं, चोक कुंडली कहते हैं। अब चोक कुंडली काम कैसे करेगा बेटा, तो मैं चित्र भी बनाना आप लोगों को सिद्धांत में चोक कुंडली का। ये मैं नम लोहे का क्रोड ले लेता हूं, ये नम लोहे का मान लीजिए कि क्रोड है बेटा, और इस पे तांबे की विद्युत रोधी तार के मोटे परत हम इसमें लपेट दिए, ये मैंने लपेट दिया। यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ट्यूबलाइट जनरली, और यहाँ पे मैंने प्रत्यावर्ती धारा दे दिया, ये एसी सप्लाई। ठीक है, ये हो गया नम लोहे का क्रोड का पटलित क्रोड कर सकते हो, पटलित क्रोड तांबे की कुंडली हो गया। ये बल्ब है, सभी जानते हैं ये बल्ब है, या ट्यूबलाइट कर सकते हैं, ट्यूबलाइट है मान लीजिए, बल्ब जो भी हो, बल्ब करोगे ठीक है बेटा। मरकरी लैंप का उपयोग अपन चोक को रूप में करते हैं, तो लैंप मरकरी लैंप भी आ जाएगा इसमें, लैंप भी लिख सकते हो, बल्ब भी लिख सकते हो। ठीक है, बल्ब भी लिख लीजिए, काहे को फालतू ट्यूबलाइट नंबर रहता है, ये बल्ब जैसे दिख रहा है, बल्ब लिख लो। तो ये चित्र हो गया। अब इसका सिद्धांत कैसे है, तो चोक कुंडली का सिद्धांत वाटहीन धारा पे आधारित है। इसके बाद मैं दिखाऊंगा वाटहीन धारा क्या है, बता ही देता हूं, यहां लिख लेना आप लोग। चोक कुंडली का सिद्धांत वाटहीन धारा पे आधारित है। वाटहीन धारा वह धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, जो परिपथ में तो प्रवाहित होती है
परंतु इसके परिपथ में प्रवाहित होने से औसत शक्ति व्यय शून्य होता है, कोई शक्ति व्यय नहीं। वाटहीन, वाट मतलब शक्ति का मात्रक है, ठीक है। तो जो कुंडली है वाटहीन धारा पर आधारित है। वाटहीन धारा एसी परिपथ में प्रवाहित वह धारा है जिसके प्रवाहित होने पर भी परिपथ में शक्ति हानि क्या होती है, शून्य होती है, या विद्युत शक्ति की कोई भी हानि नहीं होती है, ठीक है। अब कैसे इसमें हानि नहीं होती है उसको समझाएंगे। हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सिद्धांत भी रहेगा बेटा, हाँ। हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति व्यय, औसत शक्ति व्यय P एवरेज इज इक्वल टू क्या आया था, V RMS इंटू I RMS इंटू cos फाई, या P एवरेज इज इक्वल टू V RMS इंटू I RMS इंटू R/Z में निकाला था बेटा, या P एवरेज इज इक्वल टू V RMS इंटू I RMS इंटू R/Z का मान जानते हैं बेटा आप लोगों का, क्या है Z का मान, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C का वर्ग, XL माइनस XC जो लिखिए, ठीक है। यानी कि cos फाई बराबर हुआ शक्ति गुणांक है ये क्या, R/R स्क्वायर प्लस क्या ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C का वर्ग, ये होता है किसके बराबर, cos फाई के बराबर। अब मैं बोल रहा हूं कि चौक कुंडली में, कुंडली मोटे तार का होता है, यानी कि उसका प्रेरकत्व तो अधिक होता है और प्रतिरोध नगण्य होता है, तो इसका मान नगण्य बहुत कम है और प्रेरकत्व तो L का मान बहुत अधिक है, तो कम को वर्ग करोगे और अधिक हो जाएगा, तो कम को अधिक से भाग दोगे और छोटा हो जाएगा, तो cos फाई का मान लगभग शून्य के बराबर होगा, तो cos फाई को शून्य लिखेंगे तो P एवरेज का मान क्या होगा, शून्य, यानी कि वाटहीन धारा है, शक्ति व्यय क्या हो जाएंगे, शून्य। कुछ लोग ऐसे भी समझाते हैं इसको, शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में cos फाई बराबर होता है क्या, 0, क्योंकि फाई बराबर π/2, तो वो 0 हो जाएगा। अपना अपना तरीका है, इसको अच्छे से डिटेल कर दिया, ठीक है। यहां तक आप लोग नोट कर लेंगे। अब आ जाते हैं, चूंकि चौक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य, चूंकि चौक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य एवं प्रेरकत्व बहुत अधिक होता है, अतः cos फाई बराबर होगा 0, इसलिए P एवरेज इज इक्वल टू V RMS I RMS इंटू 0, P इक्वल टू 0 हो गया। अतः चौक कुंडली में औसत शक्ति व्यय में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर औसत शक्ति व्यय शून्य होती है। अतः चौक कुंडली वाटहीन धारा पर आधारित है, वाटहीन धारा पर आधारित है। वाटहीन धारा प्रवाहित होने बेटा शक्ति व्यय 0 है, तो ठीक है, हो गया आप लोगों का,
तो ये हो गया चोक कुंडली का सिद्धांत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। चोक कुंडली में शक्ति व्यय, कुछ ना कुछ शक्ति व्यय होती है क्यों? हालांकि इसमें बता दिए बेटा शक्ति व्यय शून्य है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, आदर्श स्थिति है। चोक कुंडली में कुछ ना कुछ शक्ति व्यय होती है क्यों? आप लिखेंगे। पहला, चोक कुंडली का कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा बेटा, धातु है तो प्रतिरोध होगा तो ऊष्मा के रूप में शक्ति व्यय होगी ही होगी। ठीक है, दूसरी बात, चोक कुंडली है आप लोगों का किसमें लिपटा हुआ है? आपके नन लोहे के क्रोट पे लिपटा हुआ है, तो भंवर धारा कारण हानि होगी विद्युत ऊर्जा की। तीसरा, चूंकि क्रोड है नन लोहे का बना है, प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हो, तो एक आधे चक्र में एक तरफ चुंबकित होगा, आधे चक्र में दूसरे तरफ, यानी कि विद्युत चुंबकी, जिसको हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं, शैथिल्य हानि। ठीक है ना, तो इसमें शैथिल्य हानि के कारण भी ऊर्जा की हानि होती है। 3 कारणों से कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, कुंडली का ऊष्मा के रूप में हानि होगी, ताम्र हानि। ठीक है ना, दूसरा, क्रोड में भंवर धारा कारण हानि होगी, जिसको लव हानि बोलते हैं। तीसरा, आप लोगों की शैथिल्य हानि होगी, क्योंकि आप विद्युत धारा प्रत्यावर्ती प्रवाहित कर रहे हो, तो क्रोड आधे चक्र में एक तरफ चुंबकित होगा और दूसरे आधे चक्र में दूसरे तरफ चुंबकित होगा, तो आप लोगों के शैथिल्य हानि के कारण भी ऊर्जा की हानि होगी। 3 प्रकार की हानि आपको इसमें भी लेना है। ट्रांसफार्मर में 4 हुआ था विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण, तो यहाँ विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के क्षरण जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का लास्ट, वाटहीन धारा क्या है? वाटहीन धारा क्या है? तो आप लोगों का जवाब होगा बेटा, ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें या तो शुद्ध प्रेरकत्व हो या शुद्ध संधारित्र हो, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर उसमें औसत शक्ति व्यय शून्य होता है। अतः ऐसे धारा को अपन क्या कहते हैं? वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, तो औसत शक्ति व्यय शून्य क्यों होता है वो बता दो। क्या आता है? P average is equal to V RMS into I RMS into cos phi, क्या phi। तो शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में, एसी परिपथ में धारा वोल्टेज के मध्य कलांतर π/2 होता है, और शुद्ध संधारित्र वाले में भी धारा वोल्टेज के बीच कलांतर π/2 होता है। आगे पीछे मत बताना, कॉमन शब्द कर देना कलांतर। तो आप पाई की जगह π/2 रखोगे, cos π/2 0 हो जाएगा, P average is equal to 0 आएगा, यानी कि औसत शक्ति हानि क्या है? शून्य है। अतः शुद्ध प्रेरकत्व और या शुद्ध संधारित्र वाले एसी परिपथ में क्या प्रवाहित होती है? वाटहीन धारा प्रवाहित होती है। मैं वाटहीन धारा की डिफिनेशन फिर बोल रहा हूँ, ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो या शुद्ध संधारित्र हो में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर औसत शक्ति व्यय शून्य होती है। अतः ऐसे परिपथ में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? वाटहीन धारा कहते हैं। औसत शक्ति कैसे शून्य होती है आप 2 लाइन बता देना। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। कुछ बीच में न्यूमेरिकल है, व्यंजक से संबंधित, आप लोग क्लियरली देखेंगे। ठीक है, कल अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की।